स्टूडेंट्स में रेजोनेंस कॉलम में ये कंटिन्यू करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे वाटर के लेवल को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो आपने क्या किया, जब यहाँ पे आप ट्यूनिंग फोर्क एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क यहाँ लगाते हो, तो ट्यूनिंग फोर्क लगाने का तरीका क्या होता है, ट्यूनिंग फोर्क की जो दो प्रॉन्ग्स है वो आपको हॉरिजॉन्टल नहीं रखना होता है, आप उन्हें वर्टिकल रखना। तो वर्टिकल रखने में क्या होगा, ट्यूनिंग फोर्क की प्रॉन्ग इस तरीके से ऑसिलेट करेगी। तो बार बार जो इसके बीच में यहाँ पे एयर फील्ड है, उस एयर को बार बार एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से क्या करेगी, प्रेस करेगी। जब इसे बार बार एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से प्रेस करेगी इस वाली एयर को, तो इस एयर में उसी फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट हो जाएंगी जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है। जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी की वेव क्या होगी, जनरेट हो जाएगी। तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू नॉट है, न्यू नॉट। और जैसे मैंने आपको ऑर्गन पाइप में फिगर्स बनाए थे ना, मैं बिल्कुल उसी तरीके से फिगर्स बना रहा हूं यहाँ पे कि जब होता क्या है कि जब ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और एयर के जो एयर कॉलम है यहाँ पे, उस एयर कॉलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, तो जैसे मैंने बताया था आपको कि फोर्स्ड ऑसिलेशंस में कि कोई आदमी स्विंगिंग कर रहा है और कोई लगातार उसी फ्रीक्वेंसी से फोर्स अप्लाई कर रहा है जो फ्रीक्वेंसी स्विंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस का, इसका मतलब हुआ कि जैसे ही स्विंग दूसरी ओर जाने के लिए रेडी होगा तो फोर्स हमेशा उसी टाइम पे लगाया जाएगा। फोर्स लगाया गया, फिर ये वापस से आया स्विंग, जब उस ओर जाने के लिए रेडी हुआ फोर्स तभी लगाया गया। इसे हम बोलते हैं अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी स्विंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, और रिजल्ट क्या होगा कि स्विंग का एम्पलीट्यूड लगातार बढ़ता रहेगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। यहाँ पे फोर्स किस चीज से अप्लाई कर रहे हैं हम, ट्यूनिंग फोर्स। फोर्स किससे अप्लाई किया जा रहा है, ट्यूनिंग फोर्स। और ऑसिलेट क्या कर रहा है, यानी स्विंग क्या कर रहा है, एयर कॉलम। तो एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल मोड में क्या होगी, नेक्स्ट मोड में क्या होगी एंड ऑल, वो मैंने आपको सब कुछ सिखाया था। फिर वहां पे हमने क्या किया था, पाइप की लेंथ कांस्टेंट ली, वहां पे पाइप की लेंथ क्या ली थी, कांस्टेंट ली। यहाँ पे हम पाइप की लेंथ का मतलब एयर कॉलम की लेंथ, यहाँ वाटर कॉलम को ऊपर नीचे करके हम एयर कॉलम की लेंथ को क्या कराएंगे, वेरी करेंगे। तो बच्चे जो पहला फिगर बना था फंडामेंटल मोड में, अगर आपको याद हो, फंडामेंटल मोड में फिगर बना था ये कि ओपन एंड होगा एंटी नोड, और क्लोज्ड एंड जहां पे वाटर है वहां पे क्या हो गया, ये नोड हो गया। एक नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी बताई थी, λ/4, याद है ना। दो सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस λ/2 थी, दो सक्सेसिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस भी λ/2 थी, और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस क्या थी, उसका हाफ, दैट इज व्हाट, λ/4। सो यहां से जो L की वैल्यू आ गई L1 इनटू λ/4। और आपने कौन सी लेंथ नोट की, जब लेंथ को चेंज कराओगे धीरे धीरे, पानी बिल्कुल ऊपर तक होगा, फिर पानी की लेंथ को नीचे लाओगे धीरे धीरे, और आप वहां पे कान लगा करके सुनते रहोगे, ट्यूनिंग फोर्क लगाओगे और कान लगा के सुनते रहोगे। जब आपको जिस मोमेंट पे लाउड साउंड सुनाई देगी, जिस मोमेंट पे लाउड साउंड सुनाई देगी, तो दैट मींस कि उस लेंथ के लिए रेजोनेंस हो रहा है, यानी उस लेंथ के लिए ऑर्गन पाइप की जो एयर है, उस एयर की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, रेजोनेंस हो गया। और जब रेजोनेंस हो गया तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो पहली बार आपको L1 लेंथ पे आपको दिखाई दिया, और आपने ऊपर से इसकी रीडिंग्स होती है सेंटीमीटर्स में, आप ये लेंथ नोट कर लोगे L1। तो आपने प्रैक्टिकली क्या नोट किया, L1 इक्वल्स व्हाट, λ/4। ठीक है, अच्छा तक आप प्रैक्टिकल करोगे तो एक चीज और भी है कि होता क्या है कि जो एंटी नोड है वो एग्जैक्टली माउथ पे नहीं बनता, एंटी नोड माउथ से थोड़ा थोड़ा सा ऊपर बनता है। मैं सेंटेंस के यहाँ लिखता हूं अलग से, आई राइट इट, एंटी नोड is formed slightly above the mouth of the pipe। पाइप के माउथ से थोड़ा सा ऊपर बनता है, जितना ऊपर बनता है उसे हम बोलते हैं एंड करेक्शन, दैट इज कॉल्ड व्हाट,
एंड करेक्शन, और एंड करेक्शन को डिनोट करते हैं हम ई से। ई की वैल्यू होती है 0.6 इंटू आर के इक्वल। ई की वैल्यू कितनी होती है 0.6 इंटू आर के इक्वल। दिखाई दे रहा 0.6 इंटू आर के इक्वल। आर इज द रेडियस ऑफ द पाइप, 0.6 इंटू आर की। ठीक है, तो यहां पे हमें लिखना क्या चाहिए, हमें यहां लिखना चाहिए L1 प्लस ई। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या होगा कि वो लोग कई बार एंड करेक्शन को नहीं कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे तो आपको भी नहीं करना है। एंड करेक्शन कंसीडर भी किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, तो सॉल्यूशन बिल्कुल सेम तरीके से आएगा। सॉल्यूशन में क्या होगा, कोई फर्क नहीं होगा, बिल्कुल सेम तरीके से। क्यों सेम तरीके से आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पे, ये पहला जब आपको रेजोनेंस स्टार्ट किया, ये कब हुआ, एट द फर्स्ट रेजोनेंस, ये फर्स्ट रेजोनेंस में। अब जब सेकेंड रेजोनेंस होगा तो फिगर ये बनेगा। सेकेंड रेजोनेंस में मैं केवल 11 फिगर बना रहा हूँ, ये पूरा 11 पार्ट नहीं बना। आप यहाँ पे सेकेंड रेजोनेंस में आपने पानी के लेवल को नीचे किया, और सेकेंड रेजोनेंस आपका इस जगह आया L2 में। रेजोनेंस आया मींस कि आपने वाटर कॉलम को नीचे करना स्टार्ट किया, एयर कॉलम की लेंथ को बढ़ाना स्टार्ट किया, और आपने ट्यूनिंग फोर्क वही वाला लगाया जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट थी। और आप सुनते रहे कि L1 लेंथ के बाद दोबारा से साउंड, पहली बार साउंड L1 लेंथ में आई थी मैक्सिमम। अब उसके नेक्स्ट बार साउंड मैक्सिमम कहां पे आई, L2 लेंथ पे। आपने L2 नोट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने आपको फिगर नोट पे बनाए थे ना कि नेक्स्ट मोड का फिगर बनेगा, तो इस मोड के बाद नेक्स्ट मोड ये क्योंकि क्लोज एंड है तो यहाँ पे तो एन क्या बनेगा, नोड, और ये ओपन एंड है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एनडी नोड। तो अब ये डिस्टेंस L2 कितनी आ गई, L2 प्लस ई लिखोगे, व्हाट, L2 प्लस ई, क्योंकि एंड करेक्शन तो यहाँ पे भी होगा। अगर कोई पाइप दोनों एंड से ओपन होगा तो उसमें एंड करेक्शन दोनों एंड पे हो, फिर वहां पे हम L+2E लिखते हैं। यहाँ पे ये एक ओर से ओपन है तो उसमें ये एंड करेक्शन हुआ, सो दैट इज व्हाट, L2 प्लस E इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 3 लैम्डा बाई 4, क्योंकि लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, सो दैट इज व्हाट, 3 लैम्डा बाई 4। जब आप इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करोगे L2 माइनस L1, तो आ रहेगा L2 माइनस L1 इज इक्वल टू, ई से ई कैंसिल, और 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4, दैट इज व्हाट, लैम्डा बाई 2। तो इससे आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या होगा, आप L2 और L1 आपने प्रैक्टिकली निकाले हैं, और आप ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1 से लैम्डा निकालोगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी की इक्वल है, तो फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, तो साउंड की वेलोसिटी जो v होगी दैट इज फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इनटू लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू आप इसे यहाँ पे डाल दोगे। फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट नोन है, जो कि ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर लिखी हुई होगी, कितने हर्ट्ज का ट्यूनिंग फोर्क है, कितनी फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फोर्क है, दैट विल बी रिटन देयर। दिस वेलोसिटी ऑफ साउंड यू कैन कैलकुलेट, और आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है एक्सपेरिमेंट का यही होता है टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द लैबोरेटरी। तो लैबोरेटरी की कंडीशन की जो भी टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो साथ में टेम्परेचर से स्केल से टेम्परेचर की भी रिकॉर्डिंग करके उसे भी कॉपी में नोट कर दोगे कि दिस इज द टेम्परेचर, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ साउंड जो आपने कैलकुलेट की है इस टेम्परेचर पे कैलकुलेट। दिस इज क्लियर। अच्छा, अगर आप इसे और भी नीचे ले जाओगे तो और भी रेजोनेंस आएगी, मतलब उसमें फिगर इससे बड़ा बनेगा, मतलब एक और लूप बन जाएगा, और वो क्या आएगा, 5 लैम्डा बाई 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं जो आपसे बोला था कि एंड करेक्शन आप लेते या नहीं लेते, L1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, L2 इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, तो भी L2 माइनस L1 यही आना था। लेकिन वो लोग एंड करेक्शन कभी कभी अलग से पूछ लेते हैं, साथ में आपको भी आइडिया होना चाहिए। देखो आप यहाँ पे अगर एंड करेक्शन नहीं होता और ये कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एंड करेक्शन नहीं होता, ठीक है ना, तो यारी साइड 3 टाइम्स है, ये लैम्डा बाई 4 और ये 3 लैम्डा बाई 4, तो आपको L2 L1 का एग्जैक्टली 3 टाइम्स आना चाहिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको एग्जैक्टली 3 टाइम्स नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ई तो 3 टाइम्स नहीं हुआ लैम्डा बाई 4, और ये तो 3 लैम्डा बाई 4, तो ये टर्म 3 टाइम्स हो जाना चाहिए, 3L1 प्लस 3E। लेकिन क्योंकि 3E नहीं हुआ, ये तो E ही रहेगा, तो ये क्या होगा,
TL1 से थोड़ा सा बड़ा हो, मतलब जो नेक्स्ट रेजोनेंस आएगा उसमें जो लेंथ होगी वो एक्सपेक्टेड था कि 3 टाइम्स आनी चाहिए, पर वो 3 टाइम्स से थोड़ी सी बड़ी होगी। तो जब आपके लैब में ऐसा होगा और या फिर प्रैक्टिकल में ऐसा होगा तो आप उससे ताल्लुक नहीं करोगे कि क्यों हुआ, वो 3 टाइम्स से थोड़ा सा बड़ा आएगा, बिकॉज एंड करेक्शन भी वहां पे होगा। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ रेजोनेंस कॉलम। ठीक है बच्चों, ये रेजोनेंस कॉलम का एक्सपेरिमेंट, राइट। अब आप देखोगे साउंड से रिलेटेड कुछ एक क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, तो आप उन पैरामीटर्स को देखोगे जो साउंड में है। जैसे एक चीज है साउंड में, पहले चीज की इज द पिच। तो पिच ऑफ द साउंड, पिच ऑफ द साउंड का मतलब ये नहीं हुआ कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी। जब हम कभी भी बोलते हैं तो हम एक बार के बोलने में, एक सेंटेंस के बोलने में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, बट किसी के बोलने में जो फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है वो हाई होती है, और कोई ऐसे बोलता है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी यूज करता है वो लो फ्रीक्वेंसीज होती है, वो लो फ्रीक्वेंसीज। मतलब एक से कोई भी साउंड प्योर नोट नहीं होती। प्योर नोट का मतलब एक सिंगल फ्रीक्वेंसी। आप सिंगल फ्रीक्वेंसी किसी, जैसे ट्यूनिंग फोर्क हो गया, ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करा सकते हो, या फिर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से एक सिंगल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करा सकते हो। आप कभी भी जब आप बात करोगे, आप ताली बजाओगे, तो इसमें भी क्या होगा, साउंड बाहर आए, इसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो। तो कोई जो अपने बोलने में फ्रीक्वेंसी यूज करता है वो रिलेटिवली हायर फ्रीक्वेंसीज को, और कोई रिलेटिवली कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसीज को, बट दैट विल नॉट बी ए सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसीज यूज्ड आर रिलेटिवली हायर, तो हायर फ्रीक्वेंसीज को हम बोलते हैं हायर फ्रीक्वेंसी का जो कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड में, दैट इज कॉल्ड, दिस इज हाई पिच। उसे हम बोलेंगे हाई पिच। तो हाई पिच साउंड के जो एग्जांपल्स हैं, हाई पिच साउंड के एग्जांपल्स हैं फीमेल वॉइस, मॉस्किटो, buzzing, birds chirping, birds chirping, etc. These are the examples of what? High pitch sound. और लो पिच साउंड में होगा, लो पिच साउंड के जो एग्जांपल्स हैं, दे आर मेल वॉइस, नॉइज, रोरिंग, etc. बस आपको यही याद रखना कि हाई पिच के एग्जांपल्स क्या हैं, लो पिच के एग्जांपल्स क्या हैं, हाई पिच का मतलब क्या होता है और लो पिच का मतलब क्या होता है। ठीक है, हाई पिच का मतलब क्या होगा और लो पिच का मतलब क्या होगा, बस आपको ये याद है। दिस इज क्लियर ना। देन सी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि आप एक साउंड को रिकॉग्नाइज करते हो, मतलब डिफरेंट साउंड्स में, मान लो मैंने बोला, किसी और ने बोला, किसी थर्ड पर्सन ने बोला, तो साउंड में जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आप एक साउंड को दूसरी साउंड से डिफरेंशिएट करते हो, किसके बेसिस पे? पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। पिच, लाउडनेस एंड व्हाट? क्वालिटी। अब दूसरा पैरामीटर आप देखोगे, लाउडनेस। तो जो दूसरा पैरामीटर है लाउडनेस, लाउडनेस इज बेसिकली नॉट इंटेंसिटी। जो लाउडनेस है वो इंटेंसिटी नहीं है, लाउडनेस इज रिलेटेड टू द इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी हाई है तो लाउडनेस हाई हो। लाउडनेस का यूनिट है, इसका यूनिट है डेसिबल। यूनिट क्या है इसका? डेसिबल। तो डेसिबल्स में लाउडनेस क्या होगी? लाउडनेस इन डेसिबल्स इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ log of I over I naught। जहां पे I naught क्या है? I naught is the intensity of minimum। सो ब्लर हो गया, सो आउट ऑफ फोकस। अभी मैं फोकस कराता हूँ। मिनिमम
audible sound, minimum audible sound. हाँ, अभी मैं फोकस कर रहा हूँ। हाँ, तो आप देखोगे आई नॉट जो है, आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ मिनिमम ऑडिबल साउंड, और आई जिस साउंड की लाउडनेस आपको मेजर करनी है उसकी इंटेंसिटी है। आई जो है उस साउंड की इंटेंसिटी जो आपको मेजर करनी है, और आई नॉट मिनिमम ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी है। ठीक है, तो जिस साउंड की इंटेंसिटी आई है वो साउंड मिनिमम ऑडिबल साउंड से कितने टाइम्स इंटेंस है, इसकी इंटेंसिटी से कितने टाइम्स है, और उसका लॉग लोगे। लॉग लेने के बाद 10 से मल्टीप्लाई करोगे। लॉग लेने के बाद क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये उसकी लाउडनेस डेसिबल्स में आ जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने किसी साउंड की इंटेंसिटी आई टू आई नॉट है, मतलब मिनिमम ऑडिबल साउंड से 2 टाइम्स ज्यादा इंटेंसिटी है उसकी, तो उसकी जो डेसिबल्स में आएगी 10 log of 2i naught 4i naught, so that is what 10 log of 2, and you know कि log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, so that becomes what 3 decibels, approximately what 3 decibels, समझ गए। so that means कि अगर कोई साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी से 2 टाइम्स है, तो उसकी लाउडनेस क्या होगी, it will be 3 decibels, right? So this is about the what loudness of the sound. एक और पैरामीटर है, this parameter is what, ये जो पैरामीटर है, it is the, आप देखोगे, this parameter is quality of sound. Third parameter is what, quality of sound. जो क्वालिटी ऑफ साउंड पैरामीटर है, ये पैरामीटर एक तरीके से वेव, जब भी कोई साउंड पल्स होगी ना, तो साउंड पल्स का एक वेव फॉर्म होगा, दिस डिनोट्स द वेव फॉर्म, दिस डिनोट्स व्हाट, वेव फॉर्म। वेव फॉर्म से बच्चों मतलब क्या होता है कि जैसे जब कोई साउंड पल्स, मान लो मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे बोलने में क्या होता है, मैं चाहे एक वर्ड भी बोलूंगा तो भी उस एक वर्ड के बोलने में फ्रीक्वेंसीज, कई सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी, और सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए इंटेंसिटी सेम नहीं होगी। किसी फ्रीक्वेंसी में साउंड पल्स की इंटेंसिटी यानी कि लाउडनेस कम होगी, किसी फ्रीक्वेंसी की ज्यादा होगी लाउडनेस। एक्चुअली यही तो एक म्यूजिकल साउंड का या अच्छी साउंड का कमाल होता है कि किस फ्रीक्वेंसी में लाउडनेस ज्यादा करनी है, किस फ्रीक्वेंसी में लाउडनेस कम करनी है। तो दैट मींस कि उससे ओवरऑल बनता है क्या, वेव फॉर्म, मींस कि हाउ द लाउडनेस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी, हाउ द, क्या आप कह सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वेरिएशन ऑफ लाउडनेस एंड द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक, अगर आपका वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज विद द rhythmic variation of intensity or loudness also, that will be a good sound and that will be musical sound. वो क्या होगी, एक म्यूजिकल साउंड। ठीक है, वेरिएशन ऑफ लाउडनेस विद द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका पैटर्न क्या है, that makes the, that defines the quality of sound. तो अगर ये वेरिएशन रिदमिक है, it will be a musical sound, और ये वेरिएशन बिल्कुल रैंडम है, तो that will be a kind of noise. This is the quality of sound or the waveform. फिर एक और पैरामीटर होता है, that is called, मतलब वो इनसे डिफरेंट है, that is what, reverberation of sound. You see, reverberation of sound is what, जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में थोड़ी देर तक प्रेजेंट हो। अगर वो बिल्कुल जैसे ही बोला गया और वो वर्ड तुरंत डाई होने वाला था, और किसी आदमी की डिस्टेंस मान लो उससे 10 मीटर दूर है, तो 10 मीटर दूर तक ट्रेवल करने में साउंड को कुछ टाइम लगेगा। अगर वो साउंड पल्स उसके पहले ही खत्म हो जाती तो उस आदमी को सुनाई कैसे दे। तो दैट मींस कि जो भी बोला जाता है उस वो एक सर्टेन टाइम तक क्या होता है, एटमॉस्फेयर में लास्ट कर। तो रिवर्बरेशन टाइम इज व्हाट, आप नोट कर लोगे,
reverberation time is the time for which a sound pulse lasts in the atmosphere. Sound pulse lasts in the atmosphere. कितनी देर तक वो साउंड पल्स एटमॉस्फेयर में लास्ट करती है, that is called what? Reverberation time. And you will also note down, reverberation time can be increased or decreased by, reverberation time can be increased or decreased by proper acoustics. Proper acoustics. Acoustics जो है साउंड के क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्डिंग्स की डिजाइन करते हैं, दैट साइंस इज कॉल्ड व्हाट? acoustics. जैसे अगर आपको किसी साउंड का इफेक्ट बढ़ाना है, जैसे कि एंकर्स की साउंड है, किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में किसी एंकर की साउंड को आपको बार बार ऊंच करके सुनाई दे, तो हम क्या करते हैं? उसका रिवर्बरेशन टाइम बढ़ा दें. रिवर्बरेशन टाइम बढ़ाते कैसे कि एक साउंड पल्स ऑडियंस के पास डायरेक्टली पहुंची और एक साउंड पल्स कहीं से रिफ्लेक्ट होकर के पहुंची, और उनमें टाइम गैप ज्यादा नहीं था, बिल्कुल हल्के से टाइम गैप के बाद कि आपको लगेगा वही साउंड कंटिन्यूटी में. सो इस तरीके से क्या होता है, उस साउंड का इफेक्ट उस ऑडियंस के पास ज्यादा देर तक रहा, तो उसके लिए रिवर्बरेशन टाइम क्या हो गया? ज्यादा हो गया. दिस इज क्लियर? सो दिस इज द रिवर्बरेशन. अब इसी से रिलेटेड एक पैरामीटर आ गया, जैसे रिवर्बरेशन मैंने बोला दैट इज व्हाट? ई. तो देखो इको में क्या होगा कि इको मींस व्हाट, कि मान लो कि मैंने कोई वर्ड बोला और मुझे ही अपना वर्ड थोड़ी देर के बाद सुनाई दे. ह्यूमन ईयर की सेंसिटिविटी है कि अगर मैंने जो बोला वो वर्ड मुझे 1/10 सेकंड्स के अंदर सुनाई देगा, अगर वो वर्ड मुझे 1/10 सेकंड्स के अंदर सुनाई देगा, तो ये नहीं पता लगेगा कि वो अलग से है, उसी के कंटिन्यूटी में लगेगा, जो कि हमने रिवर्बरेशन टाइम को इंक्रीज करके किया. लेकिन अगर वो साउंड पल्स मेरे पास जो मैंने अभी बोला, वो साउंड पल्स मेरे पास 1/10 सेकंड्स के बाद पहुंचेगी, तो मुझे पहले वाले साउंड से, पहले वाले वर्ड से वो वर्ड बिल्कुल अलग से सुनाई देगा. क्योंकि 1/10 सेकंड्स के अंदर अगर पहुंचती तो मुझे लगता कि वही वर्ड कंटिन्यूटी में अभी भी चले रहा है. लेकिन अगर 1/10 सेकंड्स के बाद पहुंचेगा, तो ह्यूमन ईयर उसे डिफरेंशिएट कर लेगा कि ये अलग से बोला गया है, और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इको. तो इको के सुनने के लिए मान यहाँ पे साउंड सोर्स है और यहाँ पे एक बॉल है, हिल है, बॉल है या हिल. अब हुआ क्या? जो साउंड पल्स इस ओर गई और यहाँ पे वापस आई, मैंने क्या बोला कितने टाइम के बाद वापस आई? 1/10 सेकंड्स के बाद. मतलब मैं लिमिटिंग वैल्यू को ले रहा हूँ, लिमिटिंग वैल्यू व्हाट? 1/10 सेकंड्स के बाद. तो जाने आने का टाइम अगर 1/10 सेकंड्स है, तो डिस्टेंस s will be equal to what? Velocity into time. So velocity of the sound मैंने 340 ले लिया, मान लो रूम टेम्परेचर की कंडीशन में 340 मीटर पर सेकंड into 1/10, that is what? 34 meters. तो दैट मींस कि जाने और आने का डिस्टेंस है 34 मीटर्स. तो एक और का डिस्टेंस सोर्स से बॉल का या हिल का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस d will be equal to what? 34/2. So that is what? 70 मीटर. तो दैट मींस कि अगर आपको इको प्रॉपर्ली सुननी है, तो 70 मीटर कम से कम डिस्टेंस से होनी चाहिए. 70 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस होगी तो इको और भी प्रॉपर्ली सुनाई देगी. हाँ, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, स्पीकर की साउंड इतनी लाउड होनी चाहिए कि ये ना हो कि जब साउंड रिफ्लेक्ट होकर के वहां तक पहुंचे तो साउंड ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाए, क्योंकि डैम्पिंग इफेक्ट भी होता है. लगातार जब वेव एयर में चलती है तो उसका एल्टीट्यूड लगातार क्या होता है? डिक्रीज करता है. तो इनिशियल इंटेंसिटी यानी कि लाउडनेस इतनी हाई हो कि जब वो वापस लौट करके आती है तो वो वहां पे खत्म नहीं हो जाती, मतलब मिनिमम ऑडिबल से उसकी इंटेंसिटी ऊपर ही रहती है, तो इको सुनाई दे. ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स हियर स्टूडेंट्स. ठीक है. तो ये सेशन में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ. तो डॉपर्स इफेक्ट और जो साउंड रिलेटेड क्वालिटी पैरामीटर्स से उसके डेरिवेशंस वो मैंने सारे कर दिए, और आप इसका एक बार जो रिकॉर्डिंग है आप एक बार उसमें भी ठीक से देख लेना और समझ. ठीक है. ऑलराइट. सो बच्चों में सेशन एंड कर रहा हूँ. बच्चों ओके ओके सर. ओके ओके सर. ओके.